गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बच्चों, आपको सिलेबस मिल गया था ना? मैंने भिजवा दिया था एडवांस वाला। ठीक है। हाँ बच्चों, कहाँ पे थे हम? हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0G पार्ट। हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन में ये कुछ बी आएगा इसका। हाँ। थर्ड का तो ठीक है आई थिंक आंसर। थर्ड का बी आना चाहिए। गलत दिया क्या? मुझे बताना बच्चों, एक एक मिनट। थर्ड का क्या दिया आंसर? हाँ, बी है ना, ठीक है। थर्ड हो गया, समझ आया करना कैसे? थर्ड में बस आपको क्या करना है, मतलब जो कैच पॉइंट है, हम ये देख रहे हैं कि मतलब di/dt का मैग्नीट्यूड तो हमने सेम ही रखा है कि इसमें मतलब दोनों केसेस में 10 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, राइट? तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है अगर कॉइल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगी साथ में। तो आपने साथ में रेजिस्टेंस लेनी है। मतलब आपकी जो इक्वेशन बनेगी, ऊपर वाले केस में इक्वेशन बनेगी LdI/dt प्लस IR। मतलब एक केस में आपका मतलब 10L प्लस IR 100 बनेगा। और दूसरे केस में आपका बनेगा मतलब एक माइनस की टर्म आती है बीच में, -10L प्लस 5R इक्वल टू 60। ठीक है। ऊपर 100 नहीं, 140 आएगा। ठीक है। यस, बॉडी की इंडक्टेंस फिक्स्ड रहती है। 7th हो गया बच्चों।
बस सेवेंथ में आपने क्या करना है, वो पैरेलल में है तो क्या बन जाएगा, L1 di1 by dt इक्वल टू L2 di2 by dt, dt dt कट जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो L1 i1 इक्वल टू L2 i2 आ जाएगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल रेजिस्टर्स वाला केस बन गया। नहीं, अनटिल एंड अनलेस मेंशन्ड हो हम रेजिस्टेंस नहीं मानते इंडक्टर की। राइट, तो एच पार्ट, एट्थ का पार्ट टू तो बस ये ए से बी किरचॉफ लगा दो। मतलब इसमें आप कैसे लिखोगे, वी ए, इंडक्टर को बैटरी से रिप्लेस करोगे ऐसे, माइनस एल डी आई बाई डी टी, -5 -2i इज इक्वल टू वी बी, और डी आई बाई डी टी आपका क्या डलेगा, +1। ये ध्यान रखना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया हुआ है, उसके हिसाब से +1 या -1 डालना। हाँ बच्चों, एच पार्ट, एच के फर्स्ट का क्या आएगा बच्चों, डी। ठीक है, वैसे वो बड़ा ऑब्वियस है, फॉर्मूला से हमें पता है कि करंट जीरो ही रहता है, करंट जीरो है तो मैग्नेटिक एनर्जी जीरो हो गई, पावर ई इंटू आई होती है वो जीरो हो गई। तो ईएमएफ इंड्यूस होती है इंडक्टर में, ये लॉजिकली समझ आ रहा है कि इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस कहां से आ गई। इंडक्टर ने बैटरी के ऑपोजिट ईएमएफ इंड्यूस की होगी, तभी तो करंट जीरो रखा होगा ना। आगे, बाकी डन। जीरो में तो नहीं है ना, और कोई बचा डाउट। सिया हैप्पी बर्थडे। अब तो रेस्टोरेंट्स का टाइम 9 बजे तक हो गया है, तो आप बुला सकते हो हम सबको ट्रीट के लिए कहीं भी। हाँ जी, एक्सरसाइज 1। सिया कह रही है मैं आईक्वेस्ट की कैंटीन में ही दूंगी पार्टी। नहीं, बाहर और अच्छी हो जाएगी सिया, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, बच्चों जी के सेकंड में आप गलती कर सकते हो, ये ध्यान रखना, वायर की लेंथ सेम है दोनों केसेस में, राइट। तो अब वायर की लेंथ कैसे लिखोगे आप, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू पेरीमीटर।
दिस शुड बी इक्वल फॉर बोथ। तो इससे आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो आ जाएगी, बस बाकी तो फिर हो ही जाएगा, और तो कुछ नहीं है। एन स्क्वायर ए बाय एल है ना, तो रेडियस हाफ हो गया, तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 4 टाइम्स हो गए, तो 16 एरिया के 1/4 की टर्म आएगी, और जो लेंथ है वो हाफ हो गई। आगे 7th क्वेश्चन में बस जो एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर होती है, इसको कन्वर्ट कर दो, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एल, तो ये 5 स्क्वायर बाय 2 एल हो जाएगा। आगे बचो एच पार्ट। हाँ भाई, फर्स्ट में फर्स्ट का आंसर ठीक है, सी आएगा। एल पे तो डिपेंड ही नहीं करता ना, फाइनल आंसर ई बाय आर ही आ जाता है। हाँ, क्वेश्चन में लिखा है ना फाइनल वैल्यू ऑफ करंट। थर्ड क्वेश्चन, इसमें देखो जैसे जो कहा है क्वेश्चन से क्लियर है कि इंडक्टर की हम पहली रेजिस्टेंस मान रहे हैं, तो जो एल बाय आर है दैट इज टाउ 1, और बाद में आपने सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दी तो टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर हो गई, दैट इज टाउ 2। इससे सॉल्व कर लो आगे। 12th क्वेश्चन, इंडक्टर को स्ट्रेट वायर बनाओ इनफाइनाइट टाइम पे। अच्छा नहीं,
ट्वेल्थ में ये नहीं क्लियर हो रहा कि उन्होंने कब पूछा है, मतलब इनिशियल इंस्टेंट पे पूछा या फाइनल पे। तो क्वेश्चन में बच्चों लिखा आना चाहिए फाइनल, फिर तो आ रहा है आंसर बस सीधा। इंडक्टर स्ट्रेट वायर हो गया, 20 ओम वाला शॉर्ट हो गया, तो 3/30.1 आ गया ना। 14th क्वेश्चन देखो बच्चों एक बार। तो सारी ऑप्शंस लॉन्ग टाइम वाली हैं, तो इनफाइनाइट पे, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमें पता है कि कैपेसिटर वाली ब्रांच को लेना होता है एज ब्रोकन वायर, इंडक्टर वाली को स्ट्रेट वायर। तो विच मीन्स कि जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो आउटर लूप में कर रहा होगा इस तरीके से, करेक्ट। तो ये करंट हम देख सकते हैं कि अगर मैं पूरे आउटर में किरचॉफ लगाता हूं तो वो 2R रेजिस्टेंस आ रही है। तो मतलब टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज E/2R, राइट। तो और कैपेसिटर के इस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा, लेकिन इस ब्रांच में कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा कैपेसिटर पे, करेक्ट। तो अब क्या होगा, ए ऑप्शन बताओ बच्चों, सही है गलत है, या पहले बी निकाल लेते हैं, उससे ए अपने आप आ जाएगी। बी निकालने के लिए क्या करोगे आप, कोई भी लेफ्ट वाले लूप में या राइट वाले लूप में किरचॉफ लगा दो। तो मान लो मैं राइट वाले लूप में लगाता हूँ, तो क्या बन गया, Q/C माइनस E/2R इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो Q आ गया CE/2। तो ए ऑप्शन इज ऑब्वियसली रॉन्ग। व्हाई? इंडक्टर के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, इंडक्टर तो स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव कर रहा है। कैपेसिटर के अक्रॉस तो चार्ज है, तो उसके अक्रॉस तो होएगा पोटेंशियल डिफरेंस। सी ऑप्शन गलत हो गई, करंट E/2R आ रहा है। एंड डी ऑप्शन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम करंट थ्रू बैटरी विल बी सेम एज करंट थ्रू इट इनिशियली। तो इसके लिए हमें एक बार इनिशियल इंस्टेंट को भी चेक करना पड़ेगा। बाद में तो हमें दिख रहा है कि E/2R है। अगर मैं अब इनिशियल इंस्टेंट की बात करूं, तो इनिशियल पे वी नो कि इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ ब्रोकन वायर एंड कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेट वायर। तो सर्किट तो फिर वही बन गया, 2R रेजिस्टेंस ही आ रही है, ये वाला सर्किट बन जाएगा ना, लेफ्ट वाला लूप बस। तो भी करंट E/2R ही आ रहा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गई। ठीक है। अगर किसी स्पेसिफिक टाइम पे पूछा होगा तो फिर पूरा वो लगेगा, RC सर्किट भी लगेगा, RL सर्किट भी लगेगा, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अच्छा खासा। हाँ जी, और बच्चों आगे, डन। हाँ जी, थ्योरी में बताओ। हाँ, यहाँ पे कौन सा कह रहे हो।
सेल्फ इंडक्शन पूछिए, एन स्क्वायर ए बाय एल, एन कांस्टेंट रखा, एरिया डबल कर दिया। ये क्या किया? नहीं ये मिसप्रिंट है ना, ए आएगा, डबल आएगा। अच्छा, लेंथ के बारे में नहीं कुछ कहा वैसे इन्होंने। ये मेंशन्ड होना चाहिए कि मतलब जो वायर की लेंथ है उसका क्या हुआ, कि वायर अब आपने जो लेंथ पहले रखी थी वही रखी है या चेंज की है, इजंट इट? वो उसके हिसाब से आएगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो मतलब कम है इंफॉर्मेशन। हाँ गोपाल बोलो कुछ अगर कहना चाह रहे हो, अनम्यूट करके। इसके अंदर इसने जो फॉर्मूला लगाया उसके अंदर म्यू मतलब एन स्क्वायर आर बाई 2 क्यों लिखा है? ये तो आई थिंक इन्होंने उससे बनाया है कि वैसे तो कोई कुछ किसी तरह कन्वर्ट कर दिया क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ये तो तब बन रहा है अगर मैं एल को 2 पाई आर डाल दूं, which makes no sense। एल को 2 पाई आर तो नहीं डाल सकते हम, तो ये गलत है, मतलब ना कुछ गड़बड़ी है इसमें। ओके सर। हाँ स्पर्श। सर यहाँ पे जैसे एरिया डबल कर रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स जैसे कांस्टेंट है, तो सर लेंथ तो चेंज करनी नहीं पड़ेगी, मतलब सेम तो नहीं रख सकते? क्यों, अगर आप वायर ज्यादा ले लो, अगर वायर की कैसे? लेंथ ज्यादा ले लो फिर तो हो ही सकता है। नहीं मतलब वायर की लेंथ तो चेंज करनी पड़ेगी, हाँ वही, तो उससे एक मिनट ठीक एक है। मिनट रुको। अगर हम इस पे ये माने कि भाई जो कॉइल है उसके हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रखने हैं, एरिया डबल करना है, तो क्या हम लेंथ के बारे में कमेंट नहीं कर सकते? सर जो जैसे हम लेंथ लेते हैं डिनोमिनेटर में, हाँ तो वो तो कॉइल की लेंथ नहीं होती जैसे, ये वही लेंथ होती है। वो तो जैसे सेम, वो तो सेम रख ही सकते हैं।
नहीं कुछ मतलब मेंशन नहीं है। नहीं फिर जो डबल निकाला वो तो मतलब यही मान के निकालना पड़ेगा ना कि लेंथ एल जो है वो कांस्टेंट है कॉइल की। क्या डबल, क्या चीज कह रहे हो? ये जो आपने आंसर नहीं बताया था कि बी डबल आएगा इसका, जैसे एरिया डबल कर रहा है तो। हाँ वो तो मैंने ये माना था कि एल सेम रखा है, यस। मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में। तो इसलिए कुछ कह नहीं सकता क्या बनेगा। अगर हम कोई ऐसी assumption टाइप्स लें कि जो ये टर्न्स बन रहे हैं उनके बीच में सेपरेशन सेम रखे हैं कुछ, ठीक है, वो कुछ ना कुछ मेंशन होना चाहिए बेसिकली। तो निकाल तो लो गई आप, कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला ही है, राइट। बताओ ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, ये अभी पढ़ना है अभी सेशन F27। आगे और कुछ बचो? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ राम, जो आपने लिखा है वो ऐसा होता है, हो सकता है, बट हम उसको इग्नोर करते हैं। अगला लिखो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं इसमें, स्टैंडर्ड बस सीरीज पैरेलल, बिल्कुल रेजिस्टर जैसा है। ठीक है, नथिंग स्पेशल अबाउट दिस। वही सारी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज सीरीज पैरेलल वाली। ठीक है, कर लिया नोट? ठीक है, हम मतलब हार्डली इसको यूज करते हैं, बिल्कुल ही मतलब 0.01% कहीं पे इसका यूज आएगा। ओके, तो बच्चों इस केस में क्या होता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब आपने इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, तो अगर वो पास पास हैं तो उनकी फील्ड लाइंस आपस में शेयर हो जाएंगी, राइट। हो सकता है ना ऐसा कि एक की फील्ड लाइंस दूसरे के थ्रू पास कर रही हो। तो अभी तक हमने जो जनरली बात की थी वो तो हमने कैसे केसेस किए थे, हम कहते थे कि एक तो अलग से ले लो म्यूचुअल इंडक्टेंस, जहां पे एक बॉडी के करंट के कारण दूसरी बॉडी में फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। फिर हमने केस किया सेल्फ इंडक्टेंस, जहां पे एक बॉडी में खुद के करंट के कारण ही उसके थ्रू फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है। तो दोनों को अगर मिक्स कर दें तो ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है जहां पे सेल्फ इंडक्टेंस भी हो और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो। ये सोच पा रहे हो बच्चों?
बोलो भी कोई। तो इसका हमने बिल्कुल बस एक जरा सा केस करना है, मतलब वैसे तो इट कैन हैव लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, बट हमने बिल्कुल एक छोटा सा केस इसका करना है। उसमें क्या होता है कि अब बच्चों डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो इंडक्टर्स हैं उनको किस तरीके से आपने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैंने जिस तरीके से करंट की डायरेक्शन दिखाई है, ये वो जो ब्लू वाली लाइन जो है वो फ्रंट शो कर रही है, ठीक है। जो ब्लू एरो है वो कॉइल की फ्रंट वाली साइड शो कर रहा है। तो अभी हमने इस तरीके से दोनों को ज्वाइन किया हुआ है कि अगर फर्स्ट वाले इंडक्टर में जो फील्ड लाइंस हैं वो, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर को बनेगी बताओ बच्चों, जैसे मैंने डायरेक्शन शो की हुई है। लेफ्ट की तरफ। और सेकंड वाले में किधर को बनेगी? उसमें भी लेफ्ट को बन रही है, राइट। तो अगर तो दोनों की फील्ड लाइंस जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो इस केस में जो हमारा रिजल्ट बनता है वो ये बन जाता है, नेट इंडक्टेंस का L1 प्लस L2 तो सीरीज के कारण आना ही था, और म्यूचुअल के कारण जो टर्म आती है दैट इज गिवन बाय 2 के रूट L1 L2, ठीक है। इसको हम डिराइव नहीं कर सकते, ये याद ही रखना पड़ेगा। दिस पोर्शन इज नॉट इन एडवांस्ड। मतलब है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, कई बार वो बस केवीपीवाई में ओलंपियाड्स में पूछ लेते हैं। तो के जो होता है बच्चों उसको हम कहते हैं एज कपलिंग कांस्टेंट। मतलब के जो क्वांटिटी है वो एक तरीके से हमें ये बता रही है कि दोनों की फील्ड लाइंस कितना आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज नेट इंडक्टेंस। इसको हम कोई म्यूचुअल या सेल्फ नहीं कह रहे, ये टोटल इस सिस्टम की इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं हम। ये तो मतलब वैसे तो नेट इंडक्टेंस ही होती है, वो तो हमने सिंप्लीफाई करके अभी अलग पढ़ा हुआ था अभी तक कि म्यूचुअल में अलग कर दो, सेल्फ में अलग कर दो, और करना भी वैसे ही है। सिर्फ ये एक केस है जहां पे हम बस उसको इकट्ठा मान लेते हैं। तो के एक बच्चों रेशो होती है, वो डिपेंड करेगा कि बॉडीज कितना एक दूसरे के पास हैं या दूर है। तो के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो बताओ यहां से हम क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम इंडक्टेंस कितनी हो सकती है? ऐसे दो, ऐसे सिस्टम की मैक्सिमम कितनी हो सकती है? यस। तो के 1 हो सकता है, तो जो मैक्सिमम इंडक्टेंस होएगी वो L1 प्लस L2 प्लस 2 रूट L1 L2 बन जाएगी, जिसको आप ऑफ कोर्स रूट L1 प्लस रूट L2
होल स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, अब बच्चों सिमिलरली अगर हम इस अरेंजमेंट को इस तरीके से ज्वाइन कर दें कि बी की डायरेक्शन ऑपोजिट बन रही हो, लाइक दिस, तो अगेन ब्लू वाले जो एरोज हैं वो फ्रंट साइड को डिनोट कर रहे हैं। ये अरेंजमेंट समझ रहे हो बनेगा कैसे, कि मैं लेफ्ट वाले इंडक्टर से जो वायर है उसको पीछे की तरफ ले गया और उससे फिर आगे की तरफ टर्न बनाया। तो इस केस में दोनों की फील्ड जो है वो एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, तो इस केस में बीच में एक माइनस की टर्म आ जाती है प्लस की जगह। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कोई मतलब कोई ऐसे डिटेल में नहीं इसमें जाना हमें। तो यहां से हम देख सकते हैं कि मिनिमम इंडक्टेंस कितनी हो सकती है। L1 प्लस L2 माइनस 2 रूट L1 L2। ठीक है, तो बच्चों आपको ये कभी नहीं आएगा कि भाई मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कभी कभार जो आएगा भी, तो वो के पे डिपेंडेंट भी नहीं आता। मतलब क्वेश्चन बस उस टाइप का ही आता है कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है। ठीक है, तो बस यहाँ पे इस फिनोमिना के कारण, ठीक है, मतलब हमें ये समझ आ गया कि मतलब फाइनल जो इंडक्टेंस होती है वो सेल्फ और म्यूचुअल को मिक्स करके आती है एक सिस्टम की। ठीक है, so you can get a question like this. बताओ इसमें क्या आंसर बनेगा? मेरे टिक्स पे मत जाओ, मैंने तो इसलिए भी टिक किया, हो सकता है ना तीनों की, मान लो मैंने पहले कोई आंसर मार्क किया और फिर मैंने सब पे टिक कर दिया हो, ताकि पता ना चले आंसर। इट कैन बी मल्टीपल, यस। तो मतलब तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट? डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन ऑल थ्री आर पॉसिबल, है ना? L1 प्लस L2 तो हो ही गया स्टैंडर्ड केस। एक केस में उससे ज्यादा भी हो सकती है, जो हमने जस्ट ऊपर लिखा है, उस केस में उससे कम भी हो सकती है।
फिर कम होने के लिए उनमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना जरूरी है ना, तो वो करंट सीरीज में ऑपोजिट कैसे होगा? डायरेक्शन नहीं, करंट ऑपोजिट नहीं, फील्ड ऑपोजिट। मैंने कहीं भी करंट ऑपोजिट नहीं लिखा। करंट तो फील्ड लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है। वो तो फील्ड भी तो डायरेक्शन तो करंट पे डिपेंड करेगी, और तो कोई नहीं सोर्स। नहीं नहीं नहीं, आप देखो ऊपर वाला फिगर ध्यान से, करंट तो लेफ्ट से राइट ही जा रहा है इस फिगर में, हाँ जी तो है तो सीरीज में ही, ठीक है। बट वो कनेक्टेड इस तरीके से है कि फील्ड्स ऑपोजिट होगी। ठीक है, ऊपर वाला सिस्टम एक बार दोबारा देखो ध्यान से कैसे बनाया है। मैंने लेफ्ट वाले इंडक्टर से जो वायर आगे की तरफ आ रही है, हमारी तरफ आ रही है, उसको अब मैं पीछे की तरफ ले गया, और वहां से जो वायर बनाई वो फिर पीछे से आगे की तरफ लेके आया। समझ आया? हाँ, तो एक में क्लॉकवाइज है करंट, एक में एंटी क्लॉकवाइज है। यस, ओके। नेक्स्ट बच्चों, कंसेप्ट लिखो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों मान लो एक रीजन है, उस रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, एंड दिस इज वेरिंग विथ टाइम। ठीक है, आपको ये गिवन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो अब अगर मैं बच्चों यहां पे कोई सर्कुलर लूप लूं, तो क्या फ्लक्स चेंज हो रही होगी? राइट? तो बच्चों हम कर तो सारे केसेस चेंज इन फ्लक्स के ही रहे हैं, बट हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कर रहे हैं। कि जैसे एक केस हो गया जहां पे हम पहले हमने किया था कि कोई बॉडी कोई एरिया चेंज कर रहा है, एरिया घूम रहा है एंड सो ऑन। फिर हमने किया मोशनल ईएमएफ वाला केस, जहां पे कोई कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये तीसरा केस हो गया जहां मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं कि भाई सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। मतलब जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो इस कारण से हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, कि अलग अलग टाइम्स पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। तो भी नो कि इस केस में ईएमएफ चेंज होएगी, राइट? सॉरी, फ्लक्स चेंज होएगी, तो फ्लक्स चेंज के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होएगी। ठीक है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है।
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों ये खासियत है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी समझ आ रहा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहां से? फ्लक्स चेंज के कारण ईएमएफ, ईएमएफ और ईएमएफ कह लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, एक ही बात है, राइट? तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, उसकी फील्ड लाइंस जो हैं वो सर्कुलर होती हैं। ये खासियत है एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की, कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, दोज आर सर्कुलर इन नेचर, मतलब दे फॉर्म क्लोज लूप्स। तो जैसे मान लो ऊपर वाले केस में हम 1 मिनट के लिए लिख लें कि लेट्स से वी आर गिवन दैट dv by dt इज ग्रेटर देन 0, तो बताओ ईएमएफ किस तरफ इंड्यूस होएगी? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी सर्कुलर होती हैं। ठीक है, तो एकदम माइंड में आएगा कि अगर मतलब आपकी बच्चों इस तरीके से बन रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट? तो ये खासियत है बच्चों इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड induced electric field, they have different properties. और जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दिस इज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इसलिए इट कैन फॉर्म क्लोज लूप्स।
तो भाई जो नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली फील्ड थी उसके लिए तो हम ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी पढ़ते ही थे कि वो क्लोज लूप्स नहीं बना सकती, ठीक है। बट जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, इट कैन फॉर्म क्लोज लूप्स, रादर इट फॉर्म्स क्लोज लूप्स, कैन भी नहीं है, वो क्लोज लूप्स ही बनाती है। ठीक है, ये जो आपने चैट में इतना कुछ लिखा है बच्चों, इसका रीजन आप नहीं समझ सकते अभी, रीजन इज टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये हमें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इसीलिए मतलब बिल्कुल एंड में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट कब लगना है, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी हो रही हो, ठीक है। और डायरेक्शन वगैरह तो वैसे ही निकालनी है कि जो लेंस लॉ से निकालते हैं। तो बच्चों दिस वाज एग्जैक्टली द रीजन, याद करो जब हमने ईएमआई स्टार्ट किया था तो एक बात उठी थी ना कि एक पूरे लूप का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हो सकता है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 पॉइंट्स का होता है। तो मैंने कहा था कि नहीं आप पूरे लूप का ले लो बस, तो वो इसीलिए ही आ रहा था बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये नॉन कंजर्वेटिव थी। तो इसका बच्चों हम बस मतलब स्पेसिफिक एक आध टाइप का ही क्वेश्चन कर सकते हैं और कर ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऐसे सर्कुलर लूप्स बनेंगे। तो जैसे बच्चों ये एक ऐसे सिलेंड्रिकल रीजन है, लेट्स से,
जिसके अंदर फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है। तो अब लेट अस से आप और मान लो कि वी आर गिवन कि दिस dB by dt is greater than 0. Now let us say that मैं एक r रेडियस पे, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेड लूप के लिए बच्चों फ्लक्स कितनी हो गई, v इंटू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। तो जो ईएमएफ आई, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर dB by dt, राइट। माइनस चाहे लगा दो चाहे ना लगाओ, हमें तो उससे ही मतलब है, मैग्नीट्यूड से। अब बच्चों व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ईएमएफ होती है दैट इज इंटीग्रल ऑफ माइनस ई डॉट डीएल, करेक्ट। ये बच्चों जो ईएमएफ है ये किसके अक्रॉस है, लूप के अक्रॉस, है ना। मतलब जो अपना डीएल वेक्टर बनेगा वो किधर को आएगा, इस लूप के ही अलोंग आएगा, है ना। एंड जो हमने अभी प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट फॉर्म्स सर्कुलर लाइंस, उससे हमें ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी टेंजेंट के ही अक्रॉस आएगी, हर पॉइंट पे।
सोचो एक बार, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमने पढ़ लिया ना कि सर्कुलर बन रही हैं। सोचो 1 मिनट आराम से, टेक 2 मिनट्स। यस, सिमेट्री के कारण वो होगी कांस्टेंट। हाँ, उस फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, मतलब रिलेशन बिटवीन ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही है, चाहे फील्ड कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो। नहीं नहीं, जो मैंने ऊपर साइड पे बनाई थी बच्चों, वो तो वैसे दिखाने के लिए बनाई थी, है तो वो हर जगह पे ही। मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि बीच में नहीं है, ये जो ब्लू लाइन है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही है। ठीक है, ये मत सोचो कि भाई छोटा सर्कल बनेगा बड़ा सर्कल बनेगा क्या होगा, वो दैट थिंग गोज बियॉन्ड आवर स्कोप। इसीलिए मतलब मैंने आपको जो केस बताया है वो इस टाइप का ही है कि जहां पे बस ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है ही एक सिलेंड्रिकल रीजन में। तो बताओ बच्चों, ये बात समझ आ रही है जो मैंने लिखी है? तो बेसिकली जो ऊपर हमने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सर्कुलर पाथ्स बना रही हैं, सर्कुलर लूप्स बना रही हैं, उससे हमें ये पता चल गया कि ई और डीएल वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 बनेगा। ठीक है, तो उस कारण से क्या हुआ, हमारे पास ये रिलेशन आ गया, एंड इससे वी गेट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R/2 dB/dt आती। ठीक है, वंस अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल क्यों है, क्योंकि हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस केस में वो सर्कुलर लूप्स बनाती है। सर यस, सर ये तो तभी वैलिड है ना जो ये आपने किया कि जब वो कंसेंट्रिक हो। हाँ मतलब ये हमें केस करना ही है, हम और केस के लिए बता ही नहीं सकते, जब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे एक सिलेंड्रिकल रीजन में होगी, नहीं मतलब आप और जैसे किसी को नहीं बता सकते।
अगर हम वो सिलेंडर के इनसाइड की बात करें तो सिलेंडर के इनसाइड नॉन कंसेंट्रिक हो सकती हैं। ना, सिलेंडर के इनसाइड सिर्फ कंसेंट्रिक होगी। कंसेंट्रिक ही बनेगी, हाँ फील्ड लाइंस। मतलब इस सिचुएशन में सिलेंडर के अंदर या फिर बाहर, दोनों ही जगह मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। वो फिर आपने जो पहली फिगर में आउटर सर्कल छोटे वाले दिखाए थे वो क्या था? उसको मिटा दो, वो आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मिटा दो उनको। मतलब आई जस्ट मेंट टू शो कि सर्कुलर बनते हैं, मतलब आप इसी को मान लो, ये जो ब्लू वाला दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अब बच्चों ऐसा नहीं है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी आएगी। अगर अब मैं रेड लूप बाहर ले लूं, मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन आर में ही है, अब निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से बच्चों ऊपर वाले फिगर में देख लो, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन टेंजेंशियल क्यों है? क्योंकि हम लूप के अलोंग मूव कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंशियल क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ही सर्कुलर। तो हमने तो एक लूप के अलोंग मूव करना था, और बाई चांस वो हम जिस लूप के अलोंग मूव कर रहे हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की भी लाइन है, डायग्राम है, इसलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत सारी कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, कोई एक सर्कल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो तो बहुत सारे होंगे। ठीक है बच्चों, लक्ष्य का राम।
करो बच्चों, बाकी लोग भी करो, ऊपर वाला देखो और करो ध्यान से। अलंकृत ठीक है। निखिल गोपाल ठीक है। स्पर्श, वैभव, श्रीहत, नहीं श्रीहत गलत है। धीरज ठीक है। अच्छा, बाद में लिख दिया। देखो भाई क्या करना है इस केस में। अब आप रेड लूप के लिए फ्लक्स कैसे लिखोगे? फ्लक्स तो बी इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर ही होगी ना। फील्ड लाइंस तो कैपिटल आर रीजन में ही है, उसके बाहर तो है ही नहीं। तो ये क्या बन गया, ईएमएफ क्या बन गई, डीवी बाय डी इंटू पाई आर स्क्वायर। और किसके इक्वल हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टू पाई आर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आर स्क्वायर बाय टू आर डीवी बाय डी। राइट, तो हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी विद आर किस टाइप की वेरिएशन थी। अंदर इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाहर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगेन बच्चों आप इसी केस के लिए निकाल सकते हो और कोई नहीं।
हाँ, इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। ये बच्चों खैर ये आपकी 3A में है, बस ठीक है 3A से कर लेना। मतलब बहुत ही ना स्पेसिफिक हैं, 3-4 टाइप के क्वेश्चन ही हैं जो बन सकते हैं, और कुछ बन ही नहीं सकता। जैसे ये सेम क्वेश्चन ही 2 बार आया हुआ है आईआईटी में, जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया। मतलब शायद एक बार ग्राफ की फॉर्म में आया हुआ है, एक बार सीधा वैल्यू पूछी होगी। ठीक है सर हाँ, सर वो हॉलो वाले के लिए वैसे ही करना है जैसे इलेक्ट्रेट में किया था? नहीं हॉलो की तो सेंस ही नहीं बनेगी ना यहाँ पे। अच्छा हाँ। मतलब वो तो फ्लक्स लेनी है तो कोई एक रीजन तो होना चाहिए ना जिसके थ्रू फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ओके सर। ठीक है बच्चों, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ना, आपने देखा था कि 3A में एक और सेक्शन था एक्स्ट्रा, पार्ट एफ, वो सारा इसी पे बेस्ड है। ठीक है ओके बच्चों इसी पे ही बेस्ड एक कंसेप्ट है विच इज नोन एज एडी करंट्स। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब व्हाट हैपेंस इज कि मान लो आपके पास कोई ये एक मेटालिक शीट है। ठीक है और इसको हमने रखा हुआ है एक रीजन में, जहां मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब बच्चों अगर इस शीट के अक्रॉस हम किसी भी तरीके से फ्लक्स चेंज करें, ठीक है, अब फ्लक्स चेंज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं जितने हमने पढ़े हैं, कि या तो आप इस शीट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हो, अंदर बाहर कर रहे हो, ठीक है, या आप मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी करना शुरू कर दो। तो अगर किसी भी रीजन से इस शीट के अक्रॉस फ्लक्स चेंज हो रही हो, तो इस शीट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होएगी। ठीक है, और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगी तो अब क्योंकि ये मेटालिक शीट ही है, तो इसके अंदर करंट भी प्रोड्यूस होगा। एंड अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा हमें उससे ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर्कुलर बनती हैं। तो होता क्या है इस शीट के अंदर इन वेरियस टाइप्स ऑफ सर्कल्स, ठीक है, अगेन कंसेंट्रिक होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे, वो सारा कुछ ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा।
तो इस शीट के अंदर ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, आप मेटालिक शीट की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो? अगर मेटालिक होएगी तभी तो करंट बनेगा, है ना, अदरवाइज तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस रह जाएगा, करंट नहीं बनेगा। तो ये जो करंट्स होते हैं बच्चों, आए तो वही है, इंड्यूस ईएमएफ के कारण आए हैं। इन करंट्स को हमने एक स्पेशल नेम दिया हुआ है, एडी करंट्स। तो इनकी क्या डेफिनेशन हो गई? एडी करंट्स आर eddy currents are produced when there is a change in magnetic flux through a piece of metal. सर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर सकते हैं, अब ये ओवरलैप कर सकते हैं सर्कल्स किसी और पे, या फिर इंडिविजुअली होंगे सर? इंडिविजुअल होंगे। अगर सर पता कैसे चला कि ये सर्कल बना, तो मतलब उनकी फील्ड लाइंस के का देखा होगा इन लोगों की? हाँ, वो तो क्योंकि हमें अभी हमने पढ़ा कि फील्ड लाइन सर्कुलर बनती हैं, तो इसलिए करंट भी सर्कुलर लूप्स में ही फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, अगेन यहाँ कंसेंट्रिक, नॉन कंसेंट्रिक एटसेट्रा यू डोंट हैव टू बॉदर, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जो करंट है वो सर्कुलर लूप्स में फ्लो करता है। तो अब बच्चों इस फिनोमिना के कारण क्या हो जाएगा कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हीट लॉस होगा, तो एडी करंट्स हीट लॉस प्रोड्यूस करवा देते हैं। okay? इसका अगर हम एक एग्जांपल लें बच्चों, लेट्स से कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ये एक रीजन है जहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपने एक मेटल की शीट ली हुई है,
ठीक है, तो हमने शीट को ऐसे साइड पे करके छोड़ दिया, तो शीट इस तरीके से स्विंग कर रही है। तो बच्चों एक बार सोचो कि दो केस लेते हैं कि नीचे ये जो ब्लू वाली मैग्नेटिक फील्ड एक केस में मान लो नहीं है, तब क्या होता? फिर तो ये शीट नॉर्मल ऑसिलेशन करती रहती। ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन में है, पेंडुलम टाइप सिचुएशन है। बस क्या किया, नीचे एक थोड़े से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ले ली। तो केस 1, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब क्या होगा? तब तो नॉर्मल ऑसिलेशन चलती रहेगी बच्चों मेटालिक शीट की। राइट। केस 2, जब ये बीच में एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब क्या होगा? जब भी वो शीट इसके थ्रू पास करेगी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, तो एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। तो एडी करंट्स के कारण हीट प्रोड्यूस होएगी, मतलब एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, तो एवरी टाइम द शीट passes थ्रू दिस मैग्नेटिक रीजन, देयर विल बी सम लॉस इन एनर्जी। तो उस कारण से क्या होगा, ये शीट बहुत जल्दी रुक जाएगी, मतलब यहां पे डैम्पिंग हो जाएगी। यस, ये एक डैम्प्ड ऑसिलेशन का केस बन गया। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली फोर्स वगैरह नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसीलिए हम सीधा सीधा बस एनर्जी की फॉर्म में कह रहे हैं कि हाँ भाई, एनर्जी लॉस तो होगा पक्का, जिस कारण से ये शीट रुक जाएगी। तो अब बच्चों क्या होता है कि अगर हम ऐसे एक पूरी बड़ी मेटालिक शीट लेने की जगह कुछ इस टाइप की शीट ले लें, मतलब हमने ऐसे हमारी शीट के अंदर कुछ कट्स लगा दिए। ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने ये नहीं कहा लूप्स हैं कोई करंट वाले, मैंने कहा ये शीट के अंदर ही कुछ हमने कट्स लगा दिए। इससे बच्चों क्या होना चाहिए?
अगर हम अब सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करें तो क्या डिफरेंस आएगा? अब बच्चों आप ये सोच सकते हो कि कट्स लगाने के कारण थोड़े सर्कुलर लूप्स कम बन पाएंगे, है ना? सर्कुलर लूप्स के अंदर हमने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दी, तो इस केस में कंपैरेटिवली कम एनर्जी लॉस होगा और उस कारण से जो डैम्पिंग होगी कम हो जाएगी। तो फिर से समझो, ये नहीं है कि जो हमने कट्स लगा दिए उस कारण से एरिया कम हो गया। एरिया में जो चेंज होगा वो तो नेग्लिजिबल होगा। मेन बात ये है कि आपने सर्कुलर लूप्स के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दी, मतलब आपने बहुत सारे सर्कुलर लूप्स कंप्लीट होने से रोक दिए। ठीक है, तो बच्चों एडी करंट का डिसएडवांटेज ये है कि भाई उस कारण से ऐसे एनर्जी लॉस होता है जब भी एक मैग्नेट के अक्रॉस फ्लक्स, सॉरी, जब भी एक मेटल के अक्रॉस फ्लक्स चेंज होती है। ठीक है, और उसको कम करने का क्या तरीका है कि ऐसे इकट्ठी शीट ना लो, जितने आप उसके बीच में कट्स लगा दोगे उतना फिर उसमें एनर्जी लॉस कम होगा। ठीक है, तो अब बच्चों ये एक फिनोमिना है जो होगा ही होगा, मतलब दिस इज लाइक फ्रिक्शन, कि जब फ्रिक्शन है तो उस कारण से एनर्जी लॉस होता है, ऐसे ही मैग्नेटिज्म में एडी करंट्स के कारण एनर्जी लॉस होता है। तो जहां पर भी आपको कोई सिचुएशन में ऐसा दिखे कि आपको ऐसा कहा हुआ है कि कोई मेटल है, ठीक है, क्वेश्चन में मेटल वर्ड आया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो मतलब हमेशा माइंड में रखो कि उस क्वेश्चन में एनर्जी लॉस की बारे में ही सोचना है। अगर एक मेटल है किसी भी टाइप की मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पे एडी करंट्स आएंगे ही आएंगे। जिस कारण से एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, तो इसके बच्चों बहुत जगहों पे डिसएडवांटेज भी हैं एंड कुछ जगह पे हम इसको स्पेसिफिकली यूज भी करते हैं एडी करंट्स को। ठीक है, जैसे कहां पे यूज कर सकते हैं हम इसको? एक तो बच्चों हम इसको यूज करते हैं गिल्वेनोमीटर के अंदर। गिल्वेनोमीटर में किस तरह यूज करते होंगे? गिल्वेनोमीटर में आपको याद है हम कहते थे कि जब करंट फ्लो करेगा तो उस कारण से टॉर्क लगेगी, तो वो जो अंदर वाली कॉइल है वो घूमेगी। तो बच्चों अगर तो आइडियल सिचुएशन होगी तो फिर क्या होगा कि
जब उस कॉइल पे टॉर्क लगेगी तो वो तो मतलब वो स्प्रिंग टाइप सिचुएशन है कि वो तो फिर ऑसिलेशन करनी शुरू कर देगी, वो रुकेगी थोड़ी अपने आप। ठीक है, जैसे मान लो आपने टॉर्क लगाई, उस कारण से उसने कोई रीडिंग शो की, अब आपने टॉर्क मतलब करंट हटा दिया, तो क्या होगा, वो तो जीरो पे आके ऑसिलेट करना शुरू कर देगी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो वहां पे एडी करंट्स की हेल्प से ऐसा हो जाता है कि वो ऑसिलेशन नहीं होती, और वो जब जीरो पे आती है तब तक रुकी जाती है वो। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगली एप्लीकेशन होती है ब्रेक्स इन बुलेट ट्रेन्स। तो बच्चों आपने सुना होगा, देयर आर बुलेट ट्रेन्स किस तरह चलती हैं बच्चों, मैगलेव जिनको बोलते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन, यस, क्या होता है उसमें। तो वो ट्रेन्स का बेसिकली क्या कंसेप्ट होता है बच्चों, वो पटरी के ऊपर नहीं चलती, उनमें टायर्स नहीं होते। वो ट्रेन्स को हमने इस तरीके से बनाया होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस ट्रेन के ऊपर जो फोर्स लगती है वो ऊपर की तरफ लगती है, जो उसके एमजी को बैलेंस कर देती है। तो मतलब दैट ट्रेन इज प्रैक्टिकली फ्लोटिंग ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेसिकली उसमें क्या होता है कि वहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो उस ट्रेन के एमजी को बैलेंस कर रही होती है। तो उस कारण से वो ट्रेन जो होती है वो हवा के अंदर फ्लोट कर रही होती है, वो मतलब नीचे पटरी से टच नहीं कर रही होती। तो अब इस अरेंजमेंट का एक बहुत बड़ा फायदा तो ये हो गया कि भाई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो इस कारण से वो बहुत हाई स्पीड्स पे ट्रैवल कर सकती है, और वो करती भी है। बट डिसएडवांटेज क्या है, अब जब हवा में है, टायर नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो ब्रेक कैसे लगाओगे। Isn't it? तो क्योंकि वहां हमने सारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह तो क्रिएट करी ही होती है, तो वहां पे अरेंजमेंट ये होता है कि जब ब्रेक लगानी है तो उस टाइम पे फिर कुछ हम सर्किट में चेंज करते हैं या कुछ करते हैं कि जिस कारण से एकदम से बहुत सारे एडी करंट्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, तो वो एडी करंट्स उस ट्रेन की सारी काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया ये। ओके, ये बच्चों एक बात पढ़ना थ्योरी में, ठीक है, तो मतलब ये एडी करंट्स जो है वो थ्योरेटिकल टॉपिक ही है।
तो मतलब बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रोड्यूस होता है और इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है। यस ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हमें लूज करवाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली कुछ अरेंजमेंट होता होगा कि जो उस काइनेटिक एनर्जी को किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर कर लेता होगा। मतलब सारी वो लूज तो नहीं कराते होंगे, कुछ रीजेनरेटिव ब्रेकिंग टाइप्स होगा। ठीक है बच्चों, चलो इसको रीड करना। और आपने एक वो करना है बच्चों, होमवर्क 3A का वो पार्ट है, पता नहीं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। जे पार्ट था, पता नहीं कौन सा था, एफ था, एफ पार्ट। ये पक्का कर लेना। ऑलराइट, चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय।